नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते खबरों की, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। रामगढ़ के शमशाद हत्याकांड को लेकर पीसी, विधायक सुनीता चौधरी ने की पीसी, कहा बेवजह लोगों पर पुलिस न करे कार्रवाई। मुजफ्फरपुर पुलिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की हुई बेवजह फर्जी हद, पानी से घुसकर परीक्षा देने के लिए मजबूर विद्यार्थी। बेगूसराय में मेमू स्पेशल ट्रेन के पहिए से निकली चिंगारी निकलते ही यात्रियों में हड़कंप, ब्रेक ब्लॉक होने से निकलने लगी थी चिंगारी। मेरामू में समाजसेवी सुरेंद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। सुरेश सिंह के कार्यों को लोगों ने किया याद। और मसौटी में साइकिल चोरी का हुआ खुलासा, पुलिस ने साइकिल चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की साइकिल भी की गई बरामद। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित ईडी कार्यालय उपस्थित नहीं हुए। गुरुवार दोपहर के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के एक कर्मचारी सूरज कुमार के जरिए एक पत्र ईडी के सहायक निदेशक को भेजा था। उस पत्र के जरिए सीएम की ओर से ईडी को ये जानकारी दी गई कि उन्होंने समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। इस बात को लेकर झारखंड की राजनीति में भी हलचल हो गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो के विशिष्ट नेता विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ विधायक ने हेमंत सोरेन पर आदिवासी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। विधायक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। झारखंड की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है हेमंत सोरेन पर हमले कर रही है। और यह बाबूलाल की ओर से नया आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम और अपने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम से कई जमीन जो है वो खरीदे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता कहें कि लोबिन हेम्ब्रोम हैं, उनसे बात करते हैं कि दादा, मुख्यमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं, कहिए कि विपक्ष भी उन पर लगातार हमलावर है, तो इस तरीके से जो आरोप है वो कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, आरोप क्या है, सही है नहीं है, और ईडी का जो समन है उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कि अगर ईडी का समन आया है, डेट है 24 तारीख को, उसके पहले भी एक डेट था, जाना चाहिए था। और एक बार तो गए भी थे, पता नहीं अभी तक यहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम। और मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है और उनका संदेश वाहक जो है ईडी कार्यालय आया था इस बात की सूचना देने के लिए, लेकिन ईडी कार्यालय ना जाकर, पूछताछ में ना सहयोग नहीं कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अपना पर्सनल मैटर है, इस पर हम लोगों को हम कुछ करना नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से डुमरी में भी जिस देखा जा रहा है चुनावी हलचल है, कहें कि चुनाव से पहले मंत्री बना देना, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री किस तरीके का वहां दावा कर रहे हैं? क्योंकि सरकार गठन होने से पहले भी चुनावी जो दौरे थे उस समय भी वो दावे करते थे हर साल 5 लाख नौकरियां देने का। अब वहां जो नए दावे करेंगे वो कितना जमीन पर उतरेगा वो दावा? देखिए, दावा तो क्योंकि इन्होंने जो लोगों को आश्वासन दिया था, झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को हम धरातल पर उतारेंगे, और पी पेशा एक्ट के बारे में भी बोला कि उसको भी हम लागू करेंगे। तो एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों को छलवा देने का काम किया है। अब जहां तक डुमरी उपचुनाव की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे कि भाई वो तो जनादेश किधर जाएगा। और चूंकि हमने तो शुरू में ही कहा था कि जिस दिन हमारे स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी नहीं रहे, हम तो उसी दिन हमने ये कहा था कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि वही होगा कि आज कभी भी उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में कोई भी दल उम्मीदवार खड़ा न करे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक।
लेकिन दादा, आप इतने सीनियर लीडर हैं, इतने अनुभवी हैं, क्या लगता है कि एक तरफ सिंपैथी वोट और दूसरे तरफ आप जिस तरीके से बोल रहे हैं सरकार के काम जो आदिवासी विरोधी रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सा फैक्टर वहां काम करेगा? देखिए, आप वो तो वहां की जनता तय करेगी। तो सीधे तौर पे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जो डुमरी विधानसभा चुनाव का नतीजा है वो वहां की जनता पे छोड़ दिया है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ईडी का जो समन गया है, कहीं न कहीं जांच में मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। सीएम हेमंत सोरेन को आज दूसरी बार ईडी ने समन भेजकर ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। इधर सीएम के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों झारखंड में मानो ईडी ने अपना डेरा ही डाल दिया हो। झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी कोई भी ईडी के प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार ईडी ने समन भेजकर बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, बल्कि उनकी एक चिट्ठी ईडी कार्यालय पहुंची है। सीएम ने कहा है कि वो समन पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सीएम ईडी के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। वो अगर निर्दोष हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचकर ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह समझना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ईडी के साथ जो आंख मिचौली खेलने की कोशिश की जा रही है कि दूसरी बार समन करने के बावजूद वो आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए, तो एक आम नागरिक के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि मुख्यमंत्री के मन में कुछ खोट है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। और एक तरह से कहें तो ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं तो राज्य से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है, वैसे लोग जो राज्य को खोखला कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनको साफ करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री से सिर्फ इसी बात की जानकारी लेनी है कि जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं वहां कुछ लोगों ने लूट मचा रखी है, चाहे इलीगल माइनिंग का मसला हो, जमीन का मसला हो, अन्य जहां कहीं भी हाथ डालें, इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं। तो ईडी वही जानना चाहती है कि ये कौन लोग हैं, कौन संरक्षण दे रहा है इनको और किसके सह पर ये लोग इस तरह से बेखौफ होकर लूट मचा कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को सहयोग करने की आवश्यकता है ईडी के साथ, और सारी बातें अगर सामने आ जाए तो मैं समझता हूं कि राज्य से जो भ्रष्टाचारी है उनको भगाने में भी मदद मिलेगी। इधर ईडी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस मुखर होकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी ये हथकंडा अपनाकर सरकार को अपदस्थ कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात कही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बातों को कहा है कि हम अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि अब अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर हमें न्याय का भरोसा है। तो स्वाभाविक तौर पे न्याय की हमें उम्मीद अदालत से मिलेगा। और अदालत ने पूर्व में भी जो न्याय दिया है, हम राहुल जी की प्रकरण की भी अगर बात कर लें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्याय मिला है, न्यायपूर्ण फैसले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी ईडी की कार्रवाई को माननीय न्यायालय ने रोका है, तो न्याय वहां भी मिला है, तो न्याय यहां भी मिलेगा। क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता राज्य की जनता को के प्रति है, हम राज्य को विकास की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन ईडी के मार्फत केंद्र की सरकार लगातार इस राज्य को विकास से वंचित करने का जो काम करती है, ये ठीक नहीं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार ईडी ने समन भेजकर बुलाया था। हालांकि ईडी के समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय से एक चिट्ठी ईडी कार्यालय को भेजी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि
वो समन को ईडी वापस ले, क्योंकि जिस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया गया है वो गैर कानूनी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर के विधि सम्मत कानूनी सलाह ले रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। कपिल सिब्बल इसी तरह के एक मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत दिलाई थी। ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में सियासी बयानबाजियां काफी तेज हो चली हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचकर ईडी के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पूरे ही जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन राज्यों में इसी तरह ईडी का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार ऑपरेशन लोटस चलाने का काम कर रही है, सरकार को गिराने का काम कर रही है। ऐसे में बीजेपी पर यह बड़ा आरोप भी लग रहा है। बहरहाल इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी तीसरी बार समन भेजेगी या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलता है तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाएंगे और ईडी के सवालों का जवाब देंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। राज्य में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की घटना देखने को मिल रही है। रामगढ़ के सिकनी में कथित ठगी के आरोप में पशु व्यापारी शमशाद को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। मृतक शमशाद अंसारी नील बेचने और बकरा बकरी खरीदने का काम करता था। इस घटना के बाद राज्य में सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भी कहा है कि मैं हमेशा से राज्य में एक मजबूत मॉब लिंचिंग कानून बनाने की मांग करता रहा हूं, लेकिन अफसोस है कि ये कानून अभी तक बन नहीं पाया। इस मामले में मैं आज राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर घटना से अवगत करा चुका हूं। राज्य में हमारी सरकार जरूर है लेकिन अपराधी हमारे नहीं है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। मेरे जैसा व्यक्ति लगातार हम लोगों ने इस बात को उठाया है कि मॉब लिंचिंग के विरुद्ध में यहां कठोर कानून होना चाहिए। किन परिस्थितियों में कानून नहीं बन पाया यह भी सर्वविदित है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा वापस लौटा दिया गया था। हमने लगातार इस बात को कहा है कि सरकार को एक्सरसाइज करके मॉब लिंचिंग के विरुद्ध में कठोर कानून बनाना चाहिए। कठोर कानून रहेगा तो इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं, जो आपराधिक कृत्य करते हैं, जो घृणित कृत्य करते हैं, उनके ऊपर में एक खौफ होगा और इस तरह के घटनाओं पर लगाम होगा। रामगढ़ के सिकनी में जो घटना घटी है, शमशाद अंसारी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से चारों तरफ से घेर करके एक व्यक्ति को आप टारगेट लेकर के मारते हैं, इस संदर्भ में हमने आग्रह किया। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय आलमगीर साहब से हमारी बातचीत हुई है, राज्य के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई है। रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड के सिकनी गांव में पिछले दिनों हुए शमशाद अंसारी नामक व्यक्ति की हत्या मामले में रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुनीता चौधरी ने प्रेस वार्ता कर घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना के बाद कुछ राजनीतिक दल के नेता क्षेत्र को अशांत करने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन बेवजह लोगों के नाम पर कार्रवाई न करे। गांव में घटित घटना काफी निंदनीय है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा चोरी और ठगी की घटना को मॉब लिंचिंग का रूप देकर निर्दोष ग्रामीणों को फंसाने का प्रयास रामगढ़ क्षेत्र का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग घटना स्थल पर मौजूद नहीं रहने के बावजूद वैसे बेगुनाहों का भी नाम केस में दर्ज कराया जा रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन घटना की वास्तविकता की जांच कर निर्दोष पर कार्रवाई का प्रयास न। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी की भारी फजीहत हुई। परीक्षा केंद्र परिसर में जल-जमाव से परीक्षार्थी परेशान नजर आए। पानी में छप करते हुए
हाथ में जूता लेकर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए नजर आए। परीक्षा केंद्र परिसर में जल जमाव से नगर निगम की पोल खुलती हुई दिखाई दी। परीक्षा केंद्र पर जो भी नजारा दिख रहा था उसे जिला प्रशासन की लापरवाही साफ साफ झलक रही है। कहने को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन जो शहर का हालात नजर आ रहे हैं उससे तो लोग यही कहेंगे कि मुजफ्फरपुर काहे का स्मार्ट सिटी। वहीं हाथ में जूता लेकर निकलते परीक्षार्थियों का कहना है कि जो हालात इस परीक्षा केंद्र के हैं वो बहुत बुरे हैं। परिसर में जलजमाव है, काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि इतनी परेशानियों के बावजूद बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा से परीक्षार्थी संतुष्ट नजर आए। परीक्षार्थियों ने बताया कि बीपीएससी ने अब अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक परीक्षा ली है। परीक्षा के सवाल कठिन थे लेकिन संतोषजनक थे। बिहार का विकास नजर आ रहा है ना। परीक्षा ठीक ही था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत स्टैंडर्ड मॉडरेट, लगभग सभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे गए। हाँ, बीपीएससी लेवल, हाँ उससे ऊपर का क्वेश्चन सब इंटरनल था, एससीईआरटी और एनसीईआरटी से। मैथ को लेकर कहा जा रहा है कि मैथ थोड़ी सी टफ था, और जो सोशल साइंस है उसमें भी काफी हाँ थोड़ा सा इंटरनल क्वेश्चन ज्यादा था। यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ देख नहीं रहे, जूता लेके चल रहा है। चाहे हम लोग एग्जाम देने पानी में गए हैं, पानी में एग्जाम देने गए, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी पीने का ना पिलाने का, बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं था स्कूल में। परीक्षा तक का क्वेश्चन लगभग 80% ठीक था, बताया जा रहा क्वेश्चन था लगभग अप्रोक्स ठीक था। वहीं बेगूसराय से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जमालपुर मेमू स्पेशल ट्रेन के पहिए से अचानक चिंगारी निकलने से ट्रेन पर सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि सुबह करीब 7:20 पर तिलरथ स्टेशन से खुली तिलरथ जमालपुर मेमू स्पेशल ट्रेन के गार्ड बोगी के पिछले दूसरे इंजन के दो पहियों से तेज चिंगारी आने नजर आई। ट्रेन के चलते ही समय करीब 7:30 बजे, जिस कारण हरपुर रेलवे स्टेशन गुमटी के पास में ट्रेन खड़ी हो गई। चालक दल और गाइड्स द्वारा विभाग और स्थानीय स्टेशन मास्टर को सूचित किया गया, जिनके निर्देश पर चक्का जाम को लेकर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी तेज चिंगारी आने लगती है, जिससे कि रेल पटरी पर गड्ढे का गहरा निशान बन जाता है। वर्तमान में ये ट्रेन तिलरथ मालगोदाम के पास खड़ी हुई है, जिससे कि हरपुर रेलवे गुमटी पर लंबे समय से फाटक बंद है और यहां आम आवामों और राहगीरों को और खासकर रिफाइनरी, हॉल कारखाना, एनटीपीसी बरौनी समेत अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले रोजगारों को काफी ज्यादा परेशानियां सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय रेल कर्मचारी ने बताया कि ब्रेक लॉक हो गया है, जिस कारण से गाड़ी रिलीज कर रहे हैं। कहाँ जाना था? जमालपुर। क्या हुआ, इसमें कोई जानकारी दिया? ब्रेक ब्लॉक हो गया। क्या हुआ? इंजन ब्रेक ब्लॉक हो गया। और तो उसे क्या हो रहा था गाड़ी में? चिंगारी निकल रहा था। आग चिंगारी निकल रहा था, पटरी का भी चबराव निकल रहा था। आपका शुभ नाम क्या हुआ? छोटू कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे तिलरथ से, बरौनी से। बरौनी से। तिलरथ से जाना था कहाँ? जमालपुर। बेरमो के फुसरो निवासी समाजसेवी सुरेंद्र सिंह, जो कि बिहार के नवादा नरहट के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन बेरमो के फुसरो में बिताया है और पूरे जीवन सीसीएल में कल्याणी परियोजना मुंशी के पद पर कार्यरत रहे हैं और आजीवन गरीब दुखियों की मदद की है। समाजसेवी के रूप में चर्चित रहे हैं। बहुत ही मृदुभाषी और जरूरतमंद के गांव नवादा के नरहट में बेरमो से सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और स्थानीय ग्रामीणों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बिहार झारखंड के गणमान्य लोगों के साथ साथ आम लोगों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही, जिसमें मुख्य रूप से सुआ विधायक नीतू सिंह, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह, कोयला मर्चेंट जितेंद्र सिंह, मनीष यादव, दौलत महतो, विनी महतो, एनएसयूआई के नवादा जिलाध्यक्ष सूरज कुमार यादव समेत सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन के बाद हजारों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया।
स्वर्गीय सिंह के दोनों पुत्र नीरज कुमार और पंकज कुमार ने कहा कि पिता के हर सपने को पूरा करने के हर संभव प्रयास करेंगे। खबर मसौटी से है, जहां पर सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने मसौटी में हुए साइकिल चोरी मामले का पर्दाफाश कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आकर्षण कोचिंग गांधी मैदान मसौटी के पास में एक व्यक्ति साइकिल चोरी करने के ले जा रहा है और उन्होंने कहा कि सत्यापन के लिए तत्काल गश्ती को भेज दिया गया है। पुलिस को देखते ही साइकिल तेजी से लेकर भागना चाहा, लेकिन इसी क्रम में वो गिर पड़ा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया व्यक्ति अपना नाम राजू कुमार बता रहा है। राजू की निशानदेही पर 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी चोर मसौटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। थाना की गश्ती गाड़ी जैसे ही इस बरामदी के लिए आगे बढ़ी, तब वहाँ पे थोड़ा दूर आरक्षण कोचिंग से थोड़ा से दूर गांधी मैदान क्षेत्र के पास में ही इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उसके पास से साइकिल बरामद कर ली गई। जब इससे पूछताछ किया गया तो उसने एक चीज़ और बताया कि लगभग 2 दिन पहले ही इसने वहाँ से 3 साइकिल और ऐसी चोरी की थी, तो और वो साइकिल जो थी इसने किसी और को बेच दी थी। तो हमने और जांच टीम का गठन करते हुए वो बाकी 3 साइकिल भी बरामद करते हुए टोटल 4 साइकिल बरामद कर ली गई हैं। और इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति हैं जिन लोगों ने इसमें अपराध में खुद की भूमिका उनकी रही थी। जामताड़ा में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसमें जिलाध्यक्ष राजेश महतो, कार्यकारी जिलाध्यक्ष निमाई सेन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सीतामुनि हासंदा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में ग्राम प्रधान और चूल्हा प्रमुख को भी मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई, जिससे आजसू पार्टी को मजबूती मिल सके। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने कहा कि आजसू पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण स्तर के लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है। जो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर करके झारखंड को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, ऐसे किसानों को खासतौर पर मैं जामताड़ा के लिए विशेष रूप से करूंगा कि यहाँ के किसानों को विशेष राहत पैकेज दे, जिससे यहाँ के किसान लाभान्वित हो सके। और विशेष रूप से जो हमारा आजसू पार्टी का लगातार गांव में ग्राम प्रमुख और चूल्हा प्रमुख, एक चूल्हा प्रमुख के साथ 10 गो घर को जोड़ करके एक चूल्हा प्रमुख जो बनाया गया पार्टी की ओर से, उन सभी चूल्हा प्रमुखों की और ग्राम प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक नारायणपुर में 1 तारीख को आयोजित की गई है और 4 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र के गुड़ाई नाला मंडल में वो बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने चूल्हा प्रमुख और ग्राम प्रमुखों को लेकर के, जो पार्टी लगातार कई दिनों से काम कर रही थी, तो उन्हीं का ये बैठक किया जाएगा। नारायणपुर और पविया मंडल का जो ग्राम प्रमुख और चूल्हा प्रमुख है, उनका बैठक 1 सितंबर को आयोजन किया गया है। और साथ ही हम लोगों ने जामताड़ा का जो बैठक है उसको हम लोगों ने 4 तारीख को तय किया है। तो इसी की सफलता को लेकर के ये जिला कमेटी, कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि कैसे कार्यक्रम को हम लोग सफलता से। कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नियमित और प्रतिरक्षा और टीकाकरण संबंधित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। साथ ही साथ एएनएम की होने वाली साप्ताहिक बैठक को सुदृढ़ करने पर विचार किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में सुधार करने को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर सभी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ एएनएम कर्मी भी मौजूद रहे। एएनएम का साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक होता है, जो हर सप्ताह होता है मंगल को, लेकिन मंगल को किसी परिस्थिति वश नहीं हो पाया, तो आज मंगल को टीकाकरण हुआ। आज बुध को इसी का बैठक हो रहा है। इसमें हम लोग सप्ताह भर के काम का समीक्षा करते हैं। इसमें कुछ एएनएम के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति बताया गया है, कुछ जानकारी जो हाँ, स्वास्थ्य में जो प्रोग्राम चलता है समय समय पर उसकी जानकारी दी जाती है और जो कार्य लोग ने किया है उसी का समीक्षा।
हिंदुस्तान के लड़के सचिन के प्यार में दीवानगी के हद पार कर पाकिस्तान से भारत आ गई सीमा हैदर का विरोध संगीत के माध्यम से लोग कर रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद के एक भोजपुरी गायक प्रवीण सिंह ने सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने को लेकर संगीत में सुर दिया है। गीत के माध्यम से गायक प्रवीण सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। देशवासियों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और करता ही रहूंगा। और मैं देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसके लिए मैं ये गीत गा रहा हूं। अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, प्यार आशीर्वाद देंगे, तो मैं सोचूंगा मेरा गाया हुआ गीत का आशीर्वाद मिल गया। स्वर्ग आइए। कि दुश्मन पनाहिए हसान करियो, कि दुश्मन पनाहिए हसान करियो, सीमा है करके पाकिस्तान भेजी मोदी जी, सीमा है करके पाकिस्तान भेजी मोदी जी, दुश्मन पनाहिए हसान करी मोदी जी, दुश्मन पनाहिए हसान करी योगी जी, सीमा है करके पाकिस्तान भेजी मोदी जी, सीमा है करके पाकिस्तान भेजी। पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और हत्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की मुंगेर इकाई ने प्रमंडल स्तरीय महाधरना का आयोजन किया। यह धरना शहीद स्मारक मुंगेर के पास से किया गया, जिसके बाद 5 संसदीय शिष्टमंडल ने प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि इस महाधरने की शुरुआत अररिया के दिवंगत पत्रकार विमल यादव के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।